जब एक लड़का दुबई में लगभग 9 साल से काम कर रहा था और जिस शेख के यहाँ काम कर रहा था वो शेख उसको छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था और उस फैक्ट्री में वो जो लड़का होता है वो बहुत अहम रोल अदा करता था। बड़ी शिद्दत के साथ काम करता था, लेकिन जब उसकी शादी की बात चलती है और जब वो अपने घर आता है तो एक सुंदर पत्नी उसको मिलती है। लेकिन जब सुंदर पत्नी उसके साथ कुछ पल गुजारती है और फिर जब वो लड़का बोलता है कि मुझे दुबई फिर वापस जाना है, तब वो महिला जो थी उसकी पत्नी वो परेशान हो जाती है। फिर वो शेख जो था और वहाँ का जो मैनेजर था, वो उस लड़के के साथ ऐसी चाल चलते हैं कि उसको अपने पास बुला लेते हैं। जब दुबई में उसको बुला लेते हैं, वहाँ जाने के बाद जो शेख और मैनेजर थे, उन दोनों ने जब उनके घर खाना खाया, उसने कहा कि मुझे इनवाइट करो और मुझे दावत दो। तो फिर वहाँ जब खाने के लिए जाते हैं, तो जब उसकी पत्नी को देखते हैं, जो नौकर था वहाँ का, तो पत्नी को देखकर मैनेजर और शेख दोनों फिदा हो जाते हैं। जो मैनेजर था, वो एक दिन जब बाद में आता है, उस नौकर के ड्यूटी पर जाने के बाद, फिर जाकर जो महिला थी इतना डर जाती है, क्योंकि वो उसको जबरदस्ती उसके साथ गंदा काम करने का विचार कर लेता है। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो बहुत अच्छी थी, उसने वो सारी बात छुपाई अपने पति से और फिर कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आता है कि जो मैनेजर था वो उस महिला का, जो उस नौकर का वो रिश्तेदार बन जाता है। एक कहानी ऐसी है कि दिल को झकझोर देने वाली, बड़ी शिद्दत के साथ आप सुनिएगा, पूरा बात कीजिएगा। कहानी में कुछ ऐसा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिव बढ़ता है। एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर का रहने वाला विनोद। विनोद अब से लगभग 9 साल पहले से वो दुबई में रहा करता था और दुबई में जिस शेख के यहाँ वो नौकरी करता था, जिसकी कंपनी में, वहीं पर एक जो मैनेजर होता है उस कंपनी का, जिसका नाम राम गोपाल अय्यर होता है। राम गोपाल अय्यर जो था, ये साउथ इंडिया का रहने वाला था और इसका जब विनोद से और इस अय्यर का, दोनों का बड़ा तालमेल खाता था, क्योंकि जो विनोद इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, ये इंजीनियर था और बड़ी अच्छी तरह से शिद्दत के साथ काम करता था। इन दोनों की बड़ी जमती थी, क्योंकि ये भारत के ही रहने वाले थे। धीरे-धीरे लगभग काम करते-करते जो विनोद होता है, विनोद की शादी की बात इधर होती है और जब एक दिन माँ-बाप उसके बात करते हैं तो बोलते हैं कि बेटे अब शादी की उम्र ज़्यादा हो रही है और ऐसा करो कि अब शादी कर लो। तो शादी करने के लिए वो तैयार हो जाता है और जब उसकी लगभग 27-28 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद विनोद जब अपने घर आता है, घर आने के बाद इधर उसकी शादी फिक्स कर ली जाती है। तब तक उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था और इधर जो अय्यर था, राम गोपाल, इसकी उम्र लगभग 45 साल की थी। जो राम गोपाल अय्यर था, ये अपनी पत्नी से इसकी तलाक हो चुकी थी, क्योंकि इसका जो जो पत्नी थी, वो अक्सर अपने घर पर रहती थी और जो राम गोपाल था, ये दुबई में रहता था और दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते थे। वो महिला जो थी, उसकी पत्नी, वो बड़ा परेशान हुई उससे मिलने के लिए, लेकिन ये पैसे के लालच में अपनी पत्नी और अपने परिवार को भूल गया। फिर उसने तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद वो दूसरी जगह शादी कर लेती है। अब राम गोपाल अय्यर जो था, वो सिर्फ पैसा ही उसके हिस्से में आया, पत्नी और परिवार टूट गया, छूट गया। और इधर जब विनोद की शादी हुई, शादी होने के बाद जब वो छुट्टी लेकर अपने यूपी आया, उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद लगभग 1-2 महीने रुकता है और फिर वो अपने वापस जाने के लिए बोलता है। तो इसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम सीमा होता है, अब सीमा बड़ा परेशान होती है अपने अपने पति को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो दुबई जा रहा है और लगभग 3 साल के बाद आएगा। ये परेशानी वो महसूस कर रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी, नौकरी तो नौकरी, और यही सब चला। उसके बाद जब जब ये पहुँच जाता है दुबई, और दुबई जाने के बाद दोनों
बातचीत करते हैं वीडियो कॉल, अक्सर वीडियो कॉल पर बात होती है दोनों की। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उधर जो विनोद होता है, वो भी तड़पता है अपनी पत्नी के लिए और इधर जो पत्नी रीमा होती है, ये भी तड़पती है अपने पति के लिए। अब एक-दूसरे के साथ मिलने के लिए दोनों तड़पते रहते हैं। लेकिन इसी बीच जब ये बात विनोद ने अपने शेख को ये बताई, मुझे अब घर जाना है, मेरी जो तनख्वाह और जो हमारा पीएफ और जो हमारा पैसा कटा हुआ है और जो हमारा रुका हुआ पैसा है, वो हमारा सारा पे करो और मैं अब घर जाऊँगा, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। लेकिन ये बात जब इसने शेख ने अपने मैनेजर को बताई तो मैनेजर ने कहा कि नहीं, विनोद को तो रुकना बहुत ज़रूरी है, अगर ये चला गया तो फिर कंपनी कैसे चलेगी? और दोनों की मालिक और मैनेजर की बातचीत होती है, वार्ता होने के बाद उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो इसकी पत्नी है उसको यहीं बुला लिया जाए, फिर ये कभी नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ के कानून के मुताबिक कोई भी वहाँ जो बड़ा डॉक्टर है या बड़ा बिज़नेसमैन है या कुछ और बड़े ओहदे पर है, जिसकी तनख्वाह लगभग 3-4 लाख रुपए है, वही वहाँ अपने परिवार बच्चों को ले जा सकता है और आम आदमी वहाँ जो मज़दूरी करने वाला है, वो अपने परिवार बच्चों को नहीं रख सकता है। लेकिन वहाँ की उसने रूल को तोड़ा और तोड़ने के बाद इसको मैनेजर का डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद विनोद को ये सारी बात बताई जाती है कि तुम्हारी पत्नी को हम यहाँ बुला लेंगे, फिर तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो विनोद भी खुश हो जाता है कि उसकी नौकरी भी बनी रहेगी और उसकी पत्नी भी पास में रहेगी। इसलिए उसने दोनों दोनों की बात कन्फर्म हो जाती है और इधर जब उसकी रीमा को बताया जाता है तो रीमा भी बड़ा खुश हो जाती है कि वो भी दुबई घूमने जाएगी, वहाँ रहेगी। अब ऐसा ही होता है, इधर से उसने वीज़ा पासपोर्ट कन्फर्म कराया मैनेजर ने, जो रामगोपाल अय्यर था और मैनेजर के कागज़ बनवा कर उसको वहाँ पर बुला लिया जाता है। जब यहाँ पर इसकी रीमा दुबई पहुँचती है और जब उसको ड्रॉप करता है वो मैनेजर, उसके बाद जब घर जाते हैं, तो उसको एक फ्लैट दिया गया था। उस फ्लैट में पति-पत्नी दोनों रहते हैं। एक दिन शाम को जो मैनेजर रामगोपाल अय्यर होता है, वो विनोद से मज़ाक-मज़ाक में बोलता है कि यार तुमने पत्नी को तो बुला लिया, लेकिन तुमने पार्टी नहीं दी यार, ये तुम्हारी बेईमानी है। तो हँसी-मज़ाक में अब इधर जो विनोद होता है, वो इस बात को डरता था क्योंकि ये उसने सुना था कि अगर यहाँ किसी की पत्नी आई, तो शेख उनको कब्ज़ा कर लेते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं फिर। क्योंकि शेखों के पास इतनी दौलत है और महिलाएँ अक्सर दौलत के पीछे भागती हैं। इसलिए वो डरता था, इसलिए उसने हाँ-हूँ करता रहा। लेकिन जब उसने ज़्यादा बात की, प्रेशर किया, तो जो शेख था, शेख भी वहीं पर मौजूद था। शेख भी बोलता है कि यार विनोद ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। अब उसने कहा कि चलो ठीक है, तो शुक्रवार को उनके यहाँ मतलब छुट्टी होती थी कंपनी में, तो शुक्रवार जो था उनका फिक्स हो जाता है। अब इधर विनोद और रीमा दोनों घर पर इस बात का प्लान करते हैं कि खाने-पीने का सिस्टम कैसे बनाएँगे। तो जैसा वहाँ पर खाने-पीने का सिस्टम और जो रवैया, वहाँ की रीति-रिवाज के हिसाब से उन लोगों ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ और लगन के साथ खाना-पीना बनाया। जब शेख और जो मैनेजर रामगोपाल अय्यर, ये तीन दोनों लोग वहाँ जाते हैं, उनके साथ में एक आदमी और होता है जो उनका ख़ास होता है, बॉडीगार्ड मान लो या कोई भी। वहाँ जाकर बैठते हैं तो सोफ़े पर, उसके बाद जो विनोद कुमार था, वो अपने शेख और मैनेजर और उनके साथ में जो गया था, उसके तीनों लोगों के लिए कई तरह के खाना परोसता है और ये लोग खाना खाते-पीते हैं। उसके बाद जो मैनेजर होता है, वो बोलता है कि यार विनोद तुमने अपनी पत्नी का मुँह नहीं दिखाया, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन वो बोलता है कि देखो वो गाँव की रहने वाली, शर्माती है, लजाती है इसलिए वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो शेख होता है बोलता है कि देखो गाँव यहाँ नहीं है, तुमको अपनी पत्नी का मुँह दिखाना ही पड़ेगा। जब वो ज़िद करने लगते हैं, तो ज़िद की फिर जब वो हार जाता है विनोद, क्योंकि उस वो शेख, उसका मालिक और मैनेजर दोनों ही इस बात की ज़िद कर रहे हैं। अगर वो ना करता है, तो उसकी नौकरी का खतरा है, फिर वो कर क्या सकता? इसलिए उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ। वो अंदर जाता है, अपनी पत्नी रीमा से बोलता है किचन में, यार चलिए चलो, क्या करें मजबूरी है। और ऐसा ही होता है, फिर वो आती है। जैसे उसका चेहरा देखते हैं, तो शेख और मैनेजर दोनों उस पर फ़िदा हो जाते हैं।
कितनी सुंदर, हसीन, और बताओ ये हमारे नौकर की बीवी है। कई एक बातें होती हैं, हँसी मज़ाक होती है। तुरंत जो ये शेख होता है, शेख अपनी जेब से एक मोटी चैन निकालता है सोने की, और एक अंगूठी निकालता है हीरे की, और उसके हाथ में रख देता है रीमा के। तो जो विनोद होता है बोलता है कि शेख साहब ये सब क्या कर रही है, ये तो गलत है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुँह दिखाई में कुछ तो देना चाहिए। हम मुँह दिखाई की रस्म अदा कर रहे हैं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसके बाद मैनेजर उठता है, उसने भी सोने की अंगूठी और एक चैन निकाल कर जब उसके हाथ में रखी, तो फिर जो विनोद होता है, वो थोड़ा ऐसे हो जाता है बिल्कुल हताश सा कि साहब ये क्या कर रहे हो आप? आप लोग ज़्यादा वो कुछ कर रहे हो। उसने कहा कि देखो, ये मुँह दिखाई की रस्म है। हमने मुँह देखा है, इसके हाथ का खाना खाया है, तो मुझे मुझे दायित्व बनता है कि इसको कुछ दें। बस छोटा-सा गिफ्ट है। अचानक एक दिन ये सब चल रहा था, तो जो अय्यर होता है राम गोपाल, वो उसके घर पहुँचता है, और इधर राम गोपाल को ने उसको, विनोद को, एक लंबे राउंड पर भेज दिया दूसरी कंपनी में कि वहाँ जाकर काम करके आओ। और इधर राम गोपाल अय्यर उसके घर पहुँच जाता है। उसके घर जाकर गेट को नॉक करता है, तो अंदर से रीमा निकलती है, और जैसे ही देखती है, ये आदमी तो गलत लग रहा है, इसकी जो आदत है मुझे उसी दिन खराब लगी थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उसने उसको जैसे ही अंदर जाता है, तो उसको वो हक कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद जो रीमा थी तड़पने लगती है, झड़पड़ाने लगती है, क्योंकि जो राम गोपाल अय्यर था वो शरीर में बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जवान था। रीमा के जैसी उसके सामने चार महिलाएं होती, वो भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही रीमा उसको थप्पड़ मार देती है, और उस थप्पड़ को खाकर राम गोपाल अय्यर कमरे से बाहर निकलता है, निकलने के बाद वो बैठ जाता है सोफे पर और रोने लगता है। लगभग 2 घंटे गुजर जाते हैं, और इधर रीमा किचन में जाकर अपने पति विनोद को फ़ोन करती है कि जल्दी आओ, वही आदमी फिर आया है, और हमें डर लग रहा है। तो विनोद बोलता है कि मैं तो बहुत दूर हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जल्दी आने की, कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ गलत तो नहीं किया उसने, कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम जल्दी आओ। और जब वो घर आता है, घर आने के बाद उसको जब वो देखता है कि जो राम गोपाल अय्यर उसका मैनेजर है, वो सोफे पर बैठा है और रोए जा रहा है, और वो पत्नी उसकी रीमा वहीं पास में खड़ी हुई ये सब उसको समझा रही है। और जैसे ही विनोद अंदर दाखिल होता है, तो पूछता है कि साहब क्यों रो रहे हो, क्या बात, ऐसी क्या हो गई बात? तो रीमा, जो राम गोपाल जवाब देता उससे पहले रीमा बोलती है कि क्या बताएं, जब से ये आए हैं हमने इनको चाय भी नहीं पिला पाई, और ये रोए जा रहे हैं, कुछ बताते भी नहीं है। ये बात सुनकर जो विनोद था उसका भी दिल पसीज जाता है कि पता नहीं क्यों ये बात, क्यों रो रहे हैं। हो सकता है इनको अपनी पत्नी की याद आ रही हो। तो फिर जो राम गोपाल था वो रोते रोते बोलता है कि हमारी पत्नी बिल्कुल, एक देखी जाए तो टू कॉपी तुम्हारी पत्नी जैसी थी, और मैं भी पैसा कमाने के लालच में अपनी पत्नी को छोड़ बैठा, और तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है। ये बोल रहा था, और कुछ आगे बोलता इससे पहले ही रीमा फिर बोल पड़ती है कि मैं जब से आई, और हम इनको कई बार समझा चुके हैं, लेकिन इन्होंने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया, और ये रोए ही जा रहे हैं। बस दोनों उसको चुप करने लगते हैं। उसके बाद राम गोपाल जो था, वो जब शांत होता है, फिर वो अपनी सारी दास्तान सुनाता है। तो रीमा और विनोद दोनों सुनते हैं। उसके बाद रीमा से विनोद बोलता है कि ऐसा करो कि साहब के लिए कोई लड़की की तलाश करो। उसने, जो अय्यर होता है, बोलता है कि अगर पत्नी मिले तो तुम्हारे जैसी मिले, वरना पत्नी ना मिले। क्योंकि उसने जो बताना था वो तो बताया नहीं, और पत्नी ने सारी बात छुपा ली, क्योंकि वो भी एक इज्जतदार लड़की थी। भले ही वो वहाँ पर गई थी, लेकिन उसने इज्जत को बचाया। और उसके बाद जो उसकी बड़ी बहन थी जो विधवा हो चुकी थी, क्योंकि विनोद कुमार अय्यर की उम्र लगभग 45-46 साल की थी, और जो उसकी बड़ी बहन थी रीमा की, डोली, इसकी उम्र लगभग 40 साल थी। ये विधवा हो गई थी, फिलहाल वो अपने मायके में ही रह रही थी। इसलिए उसने कहा कि मैं माँ से बात करती हूँ, और हमारी दीदी को अगर इनके साथ शादी कर दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर ऐसा ही होता है। रीमा अपनी माँ से बात करती है,
और डोली से भी बात करती है, डोली तैयार हो जाती है क्योंकि जो राम गोपाल अय्यर है, ये मैनेजर था, इसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, मोटा पैसा था इसके पास और इसने दुबई में ही अपना कुछ रहने का सिस्टम भी बना लिया था, मकान। ये सब इधर जैसे ही डोली से बात होती है, डोली तैयार हो जाती है और फिर एक दिन डोली को वहाँ बुला लिया जाता है, उसका पासपोर्ट वीज़ा बनवा कर। अब राम गोपाल अय्यर और डोली की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद पति-पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दोनों उसी फ्लैट में ऊपर और नीचे मंजिल में रहते हैं। दोनों के 2-2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन एक दिन वक़्त ने फिर मोड़ लिया कि जो राम गोपाल अय्यर था, उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी और सारी संपत्ति उसने अपनी पत्नी डोली के नाम कर दी थी। और क्योंकि वो जानता था हार्ट अटैक का वो मरीज है, इसलिए उसने सारी कुछ उसको संपत्ति नामित करने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि वो ड्यूटी के दौरान जो राम गोपाल अय्यर होता है, उसको हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाता है। फिलहाल वहाँ पर कोई था नहीं, इसलिए वो तड़प-तड़प कर अपनी जान दे देता है। ये सब होने के बाद जब डोली को पता चलता है, रीमा को पता चलता है कि ये कितना भला इंसान और ऐसे दुनिया छोड़कर चला गया, सभी दुखी हो जाते हैं। फिर जो वहाँ की संपत्ति थी, लगभग 1 साल तक वहाँ रुकते हैं, सारी संपत्ति को वहाँ बेचते हैं और बेचने के बाद रीमा अपने पति विनोद के साथ, दोनों बच्चों के साथ और उसकी बड़ी बहन विधवा थी, वो विधवा ही रह गई और 2 बच्चे हुए थे उसके, उन बच्चों को साथ में लेकर जो वहाँ दौलत संपत्ति मिली थी, उसका पैसा कर कर वो अपने घर आते हैं। क्योंकि आज रीमा और विनोद इतना रो रहे थे, इतना दुखी थे कि जब उनकी शादी अपनी सलह जो अ, बड़ी साली थी, उसके साथ करवाई थी, तो फिर वो उसने कई एक देशों का सफ़र भी करवाया था, टूर भी करवाए थे और वो अपने छोटे भाई की तरह विनोद को मानता था और उसकी जो साली थी, विनोद की पत्नी, उसको भी बड़ी प्यार से रखता था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। इसी बात को याद कर कर वो सभी लोग रोते हैं और फिर अपने वापस वतन लौट आते हैं। वो जैसी थी वैसी रह गई, लेकिन उससे के हिस्से में पैसा तो आया। दोस्तों, जब हम ये स्टोरी लिख रहे थे तो मेरा दिल रोने को हो रहा था क्योंकि ऐसा भी होता है, किसी का घर बसे और फिर उजड़ जाए, ऐसा भी हो जाता है। इसी को वक़्त कहते हैं। इसी के साथ इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था। तो आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।